नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्च। हथकड़ी में राष्ट्रपति, दुनिया में हड़कंप, लेकिन भारत में सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन। अब ये मत कहिएगा शुरू में ही कि फिर आ गए देश के खिलाफ बोलने। यहां सबसे बड़ा हथियार यही नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी के इकोसिस्टम का है कि जब इनके सामने आईना लेके जाओ तो कहते हैं देश के खिलाफ बोल रहे। डेमोक्रेसी क्या होती है? डेमोक्रेसी में अभिव्यक्ति की आजादी कितनी ताकतवर होती है, कितनी महत्वपूर्ण होती है, ये आज जो वेनेजुएला और अमेरिका के बीच चल रहा है, उस घटनाक्रम में आपको अमेरिका जाकर देखना पड़ेगा। जब कमला हैरिस, वही कमला हैरिस, सनातनी कमला हैरिस, अगरबत्ती धूप दिखा रहे थे जिसको, वही कमला हैरिस, वो ट्रंप के खिलाफ मोर्चा खोल दी कि ये अंतरराष्ट्रीय कानूनों, मानवाधिकारों का उल्लंघन है, ये लालच है, तेल के लालच में तुम वेनेजुएला में घुसे हो। लेकिन कमला हैरिस अमेरिका के लिए देशद्रोही नहीं। हम चर्चा क्यों लाए ये? जब राष्ट्रपति हथकड़ी में है, दुनिया भर में हड़कंप मचा हुआ है, दुनिया भर के सारे देश, चीन, रूस, ब्रिटेन, इटली, फ्रांस, जर्मनी, तुर्की, अर्जेंटीना, ब्राजील, सारे के सारे अपना बिल्कुल लाइन क्लियर कर रहे हैं, तो भारत में किसी की जुबान नहीं खुल रही है, क्योंकि पता ही नहीं है क्या करना है, पता ही नहीं है। एक राष्ट्रपति को आधी रात उठा लिया जाता है, मुझे लगता है उसको देख करके ज्यादा चिंता में है, क्या करना है वो तो छोड़ दीजिए कि देश का क्या स्टैंड होगा। और इतना ही नहीं है, मैं अभी आपको दिखाता हूं ट्रंप की करीबी, ट्रंप की खास, ट्रंप को सबसे ज्यादा चंदा देने वाली महिला गुजरात की महिला है। वो नरेंद्र मोदी को खुलेआम धमकी दे रही है, धमकी है खुलेआम, लेकिन इधर सन्नाटा पसरा हुआ है। भारत में एक साथ सवाल और बवाल दोनों शुरू हैं। मैं आपको सवाल भी सुनवा दूंगा, दिखा दूंगा, और बवाल भी दिखा, लेकिन बंगाल जीतना है। मतलब ये पूरी दुनिया से ग्लोबल विलेज, वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाले ने अपनी एक अलग से फैमिली बना ली है। बस वो चुनाव जीतने वाली फैमिली, उसे पूरी दुनिया के बीच में कहां जाना, क्या करना पता ही नहीं है, हा 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 के अलावा। कहां पे देश खड़ा है आज देखिएगा। अगर हमको, आपको लगता है कि हम भी देश का, मोदी से सवाल करना देश का विरोध हम कर रहे हैं, तो आप जो मानना है मानते रहिए, हम सवाल करेंगे। जब दुनिया में हमारी डिप्लोमेसी जमीन पर रेंगते और धूल फेंकते नजर आएगी तो हम सवाल करेंगे। मैं शुरू करता हूं, जरा आपको दिखाऊं राष्ट्रपति हथकड़ी में, विजुअल देखिए। ये मादुरो हैं, वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी को अब से 24 घंटा का वक्त हो चुका है, 24 घंटे से ज्यादा का वक्त, जब अमेरिका आधी रात में उनको उठा ले आया, अटैक करके काराकास पे, वेनेजुएला की राजधानी पर अटैक किया और उठा ले आया उनके घर से पत्नी समेत। हटा दीजिए, हटा दीजिए इसको। उसके बाद 24 घंटे में पूरी दुनिया का रिएक्शन आ चुका है। अब जरा भैया दिखाना शुरू करिए, तो आगे हेडलाइंस दिखाइए। वेनेजुएला पर यूएस हमला, रूस, चीन, ब्राजील, रुक रुक के करिएगा क्योंकि मैं बताता चलूं, बीच में खबर तक पास चलूंगा। रूस, चीन, ब्राजील ने कहा चिंताजनक, निंदनीय। रूस, चीन, ब्राजील, ये तीनों कौन है? तीनों ब्रिक्स का हिस्सा है। तीनों ब्रिक्स में एक हम है, हमारा पता ही नहीं है। हम दुनिया को लीड करेंगे ना, हम कहां लीड करेंगे? इस देश के अनपढ़ों के दिमाग पर खाली लीड करेंगे, जिन्हें पता नहीं है दुनिया का नक्शा, ग्लोब में हम कहां हैं, बाकी देश कुछ नहीं पता, बस हम डंका बजा रहे हैं। बताइए, हम ब्रिक्स में है, ये हेडलाइन इसलिए दिखा रहा हूं, सबका विजन क्लियर है। आपको दिखाता हूं हमारा विजन क्या है। हमने एडवाइजरी जारी की है अपने नागरिकों के लिए। एडवाइजरी दिखा दो भैया, एडवाइजरी दिखा दो। हमने एडवाइजरी एक जारी की है अपने नागरिकों के लिए कि वेनेजुएला में अगर आप यात्रा कर रहे हैं, इन द व्यू ऑफ रीसेंट डेवलपमेंट्स इन वेनेजुएला, इंडियन नेशनल्स आर स्ट्रांगली एडवाइज्ड टू अवॉइड ऑल
non-essential travel to Venezuela. All Indians who are in Venezuela for any reason are advised to exercise extreme caution, restrict their movement, and remain in contact with Embassy of India in Caracas through their email ID or the emergency phone number, also on WhatsApp calls. हमारा दुनिया में इतना बड़ा घटनाक्रम और हम अपने नागरिकों को एडवाइजरी जारी करके, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की एडवाइजरी है। ट्वीट पे मैं गया तो सन्नाटा है। रणधीर जायसवाल जो अक्सर आते हैं डंका बजाने मोदी की तरफ से, कई बार वही डंका बजाने, तो उन्होंने ट्वीट कर दिया। ये है हमारी स्थिति पूरी दुनिया के सामने। आगे बढ़िए, अभी बहुत सारे सवाल हैं और बहुत गंभीर सवाल। वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले के बाद 2 धड़ों में बट गई दुनिया। रूस, चीन, इटली, ब्रिटेन समेत कई देशों ने क्या कहा। रूस, चीन बिल्कुल खिलाफ हैं। इटली, इसमें इटली की भी भूमिका देखनी होगी। इटली बीच में है, वही इटली जहां के प्रधानमंत्री के साथ नरेंद्र मोदी की फोटो पर लहालोट हो जाते हैं आप भक्त। वो महिला जो है वहां राष्ट्राध्यक्ष लहालोट हो जाते हैं। उसने भी अपना विजन क्लियर कर दिया है, कहा कि इटली के राष्ट्रपति को हमने मान्यता कभी नहीं दी, लेकिन हमला करके और रातों रात उठा लेना ये भी गलत है। उसने भी अपना विजन क्लियर कर दिया। ब्रिटेन ने भी यहां तक कह दिया, ब्रिटेन का विजन इसमें बता दूं अपना, उसने क्लियर कर दिया है, अपनी दृष्टि बिल्कुल साफ है उसकी। उसने कहा कि इसमें ब्रिटेन का कोई हाथ नहीं है, ब्रिटेन का कोई हाथ नहीं है। मादुरो को हमने कभी मान्यता नहीं दी, लेकिन जो हुआ है वो उस पर भी विचार होने की जरूरत है, विचार होना चाहिए। सबका क्लियर है, बस भारत का क्या है पता ही नहीं। क्या महंगाई आने वाली है? वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले के बाद भारत से ट्रेड पर क्या होगा असर? 2013 में 10% तेल अकेले वेनेजुएला से हमारा आता था। 2024 में 10वें नंबर पर वेनेजुएला था। घटा, अमेरिका के दबाव में घटता गया। ट्रंप ने हड़काया तो और घटा। लेकिन कोई इस पर विचार करेगा? कोई बयान आएगा? कुछ भी आवे भारत के संदर्भ में, दुनिया के संदर्भ में। चलिए आगे बढ़िए। अब देखिए, भारत में मैंने कहा सवाल बवाल दोनों है। ट्रंप ऐसा कर सकते हैं तो भारत 26/11 के मास्टरमाइंड को, यानी मसूद अजहर और हाफिज सईद को क्यों नहीं ला सकता? ये असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल दागा है कि ट्रंप एक देश का राष्ट्रपति उठा के ले आ रहा है और आप पूरे दिन खाली चुनाव और घुसपैठिया कर रहे हो। आप भी उठा ले आओ, आप तो वर्ल्ड लीडर हो, विश्व गुरु हो, आप कहने उठा ले आते। आगे बढ़िए, धनाधन चलिए। ट्रंप मादुरो को ला सकता है तो मोदी भी वेनेजुएला संकट पर क्या बोल गए? ओवैसी पाकिस्तान का लिया नाम। ये तो सस्पेंस बनाने के चक्कर में सब आगे डॉट लगाए हैं। मैंने बता दिया क्या बोला। अगर ट्रंप मादुरो को ला सकते हैं तो आप मसूद अजहर को क्यों नहीं? ओवैसी ने पीएम मोदी को दी चुनौती। अब जरा सुना दीजिए ओवैसी को, सुना दीजिए फटाफट। आज हमने देखा कि वेनेजुएला में ट्रंप ने अपनी फौज को भिजाकर वहां के एक जमहूरी तौर पर मुंतखब शुदा सदर को एक मुल्क से, उसी के मुल्क से उठाकर अमेरिका लेकर चले गए। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस, जब ट्रंप अपनी फौज को भिजाकर वेनेजुएला से कदमी को उठा सकता है, जब सऊदी अरब यमन में मुखल्ला के पोर्ट पर बमबारी कर सकता है, मोदी जी हम आपको कह रहे हैं, आप पाकिस्तान में भिजाकर जो मुंबई की सड़कों पर साजिश करने वाले 9/11 के जालिम लोग हैं, चाहे वो मसूद अजहर हो या फिर लश्कर तैयबा का वो जालिम शैतान हो, मोदी जी 56 इंच का सीना है तो भिजा कर उठाकर अगर ट्रंप कर सकता है तो क्या आप कम है? अरे जब ट्रंप कर सकता है तो आपको भी करना पड़ेगा, क्योंकि मोदी ने कहा था अब की बार ट्रंप सरकार। ये है हजारों लोगों के सामने
खिल्ली उड़ाना। दरअसल इसको और कुछ नहीं, इसको बेइज्जत करना, हजारों लोगों के सामने बेइज्जत करना। आगे बढ़ते हैं भैया, दिखाइए, सवाल हो गया, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए फटाफट। ये देखिए बवाल वेब, देखिए नीचे फोटो लाइए, नीचे चलिए, फोटो नहीं लगाया लग रहा है आपने, ये हाँ फोटो लगा, ये देखिए भारत में अलग अलग राजनीतिक दल अपना रुख इस पर साफ करने लगे हैं। ये वामपंथी हैं, वामपंथी प्रोटेस्ट कर रहे हैं अमेरिका ने वेनेजुएला पे जो अटैक किया। मतलब भारत की राजनीतिक दलों का अपना स्टैंड सामने आ गया, लेकिन सरकार का स्टैंड नहीं पता है। बैठक ही एक सर्वदलीय बुला लेते, सरकार का स्टैंड नहीं पता है। ये सरकार, ये विश्व गुरु बनने लायक, अरे ये एडमिशन अभी पहले चेला के लिए नहीं लेने लायक है, इनका तो एलिजिबिलिटी टेस्ट में फेल हो जा रहे हैं। इस सरकार का स्टैंड नहीं है। अब जरा कुछ बयान पे आते हैं भाऊ, मैं बस आ रहा हूं, बहुत सारे इसमें कड़ियां जोड़नी पड़ेंगी। वेनेजुएला को बहुत सारे लोग कहेंगे इससे भारत का क्या लेना देना, लेकिन बहुत कुछ लेना देना है। भैया जरा सुनवाइए। Concerned, on principle, you have no option but to criticize the action. But as far as bilateral ties go, I mean, with Venezuela, our ties have been considerably reduced since I was there. We used to buy much more oil. Then we had OVL, the foreign arm of ONGC, investing in San Cristobal oil field and then later on in Carabobo. Now, all that obviously is something that happened in the past, but with the current sanctions regime in place against Venezuela and the dire economic situation, you know, Venezuela is has the largest proven reserves of oil in the world, more than Saudi Arabia and more than Russia. But the situation is dire because from years of sanction, mismanagement, lack of proper technology, their exports of oil have shrunk drastically. So I think the task for any government in Venezuela, whether it's pro-US or not, but in the past, of course, the oil industry was controlled entirely by the United States. You know, you had the big corporations, Chevron, ExxonMobil, etc., that were present in Venezuela. And most of the oil which is extracted there is heavy crude, which was then sent to refineries in the southern United States, you know, in Texas, in Louisiana, etc. So they would be refined there. Now, I suspect that more than drugs, I think the oil reserves are perhaps a reason. You remember Iraq, when the US went in supposedly because they had weapons of mass destruction. There were no weapons of mass destruction, but certainly there was a lot of oil. And similarly here in Venezuela, there's abundant oil right next to or right below the United States, geographically very accessible. So we'll have to wait and see what happens next in Venezuela. चलिए ये ध्यान रखिएगा, बस हम आधा पार्ट अभी भाव के पास जाएंगे, उसके बाद हम आपके पास लाएंगे जो मोदी को धमकी मिली है, और नेक्स्ट उसमें लाएंगे। ये ध्यान रखिएगा, ये यशवर्धन कुमार सिन्हा हैं, ये वेनेजुएला में भारत के राजदूत थे। तो ये कितना महत्वपूर्ण इनका बयान है समझिएगा। और मैं आगे मनोज झा को सुनवा दूं, फिर इन्हीं के बयान पे आ रहा हूं। भारत के संदर्भ में ही हम चर्चा करेंगे, हम वेनेजुएला नहीं जानते। मनोज झा को सुनवाइए, भारत के संदर्भ में वेनेजुएला को देखेंगे। किया नहीं, ये इतना वैष्णव शब्दावली का इस्तेमाल न हो। इट इज अ ब्लेटेंट एक्ट ऑफ अग्रेशन, अटैक ऑन अ सॉवरिन नेशन। और इसको अगर हम ये ना कह पाए, इसका मतलब हमने अपनी मान्यताएं, अपनी विरासत बिसरा दी है। चिंता का सबब यह है कि साल के शुरुआती दिनों में, और बहाना क्या दिया जा रहा है, ड्रग कार्टेल नेटवर्क, ये सब की सब एक दिन की स्क्रूटनी में नहीं ठहर पाएंगे। मूलतः अब वेनेजुएला के तेल पर नजर है, वहां के संसाधनों पर नजर है, प्रिटेक्स्ट आप कुछ भी तलाश है, इतिहास आपको माफ नहीं करेगा, और शायद हमें भी ना माफ करे, क्योंकि अभी तक हमारी ओर से किंतु परंतु वाले शब्दावली का इस्तेमाल हो रहा है। ये हमारा भारतवर्ष नहीं है, जिसने 52-54 में भी अगर कहीं इस तरह का अग्रेशन होता था तो ये नहीं देखता था कि कौन सा पोल ये कर रहा है, हम पक्ष लेते थे।
ये इसीलिए मनोज झा को सुनाए थे। अभी भारत को हम ला रहे हैं, इसी में ला रहे हैं भैया। जब इनको सुना दिया तो साइना एनसी को भी सुना दीजिए, नहीं तो लोग कहेंगे भाजपा वालों को नहीं सुनाते। The Indian government has always maintained a cordial relationship with Venezuela, and we have hosted them in the past. They have hosted us. This is a matter of grave concern because whether it's Latin America, South America, these are all relationships that have been nurtured over the years. The Ministry of External Affairs has advised that Indian individuals and Indian nationals who are living there should also be taken care of, and that is our priority. As far as the United States is concerned, I don't think they can go around bullying the world, but for a temporary period to make sure that, peace and quiet is maintained, of course, one has to look at it holistically. But having said that, I think that the entire world community is worried about surgical strikes and is worried about safety of citizens at large, because we have to view this as a global community. बात आप ये इसलिए सुनाए थे कि मोदी से और जयशंकर से ज्यादा क्लियर, हालांकि इनमें भी है भाई, है भाजपा में, लेकिन ज्यादा क्लियर साइना एनसी का विजन है मोदी और उनसे। अब मैं सवाल पे आता हूं, बहुत बड़ा क्लियर सवाल इसलिए ये है, एक तो वेनेजुएला पर अटैक क्यों हुआ है, सबको पता है, तेल की वजह से हुआ है। भारत अब तक सन्नाटे में है। 1952-54 में भी मनोज झा ने कहा कि हम बिल्कुल जो पीड़ित पक्ष होता था उसके साथ खड़े होते थे, हमारा विजन क्लियर था। आज हमारा विजन है ही नहीं है। दूसरी चीज, क्या मैं बहुत खरा सवाल करने जा रहा हूं, कड़ा, क्या नरेंद्र मोदी इससे डरे हुए हैं जो हुआ है? क्यों ये बात कह रहा हूं? क्यों? दुनिया में चीन, रूस सब आलोचना कर रहे हैं, लेकिन वेनेजुएला को बचाने के लिए या मादुरो को बचाने के लिए कोई खड़ा नहीं हो पा रहा है। अगर वेनेजुएला का मिशन ट्रंप का सक्सेसफुल रहा तो ये एकदम तय हो जाएगा कि दुनिया में अमेरिका या ट्रंप अपने लाभ के लिए, ट्रंप अपने फायदे के लिए, अपने धंधे के लिए वो किसी का भी गिरेबान पकड़ के उठा लाएगा, खींच लाएगा, या किसी को उसी के देश में वो घुटनों पर ले आएगा। कोई दुनिया में उसके साथ नहीं खड़ा हो पाएगा। अब ये बात मैं रूस को लेकर के भी चिंतित हूं। जो रूस भारत के लिए खड़ा होता था, भारत और रूस का जो गठबंधन है ना, उससे मजबूत वेनेजुएला और रूस का है। वो दोनों वैचारिक रूप से एक देश है, दोनों वामपंथी देश हैं। अगर उसके साथ भी खड़ा होकर के, खड़ा होना कौन सा, निंदा करते हैं तो राजनाथ सिंह को बना दो पुतिन की जगह, निंदा करना है तो। अगर वहां पर स्टैंड नहीं दुनिया ले पाती है, वामपंथी या जो दूसरा पोल है दुनिया का, नहीं, तो ये किसी भी देश, और भारत जैसे देश जो ट्रेड डील को लेकर के आज की तारीख में अमेरिका के टारगेट पर हैं, ये सबसे बुरी खबर भारत के लिए क्या नहीं होगी? ये सबसे बुरी खबर भारत के लिए वेनेजुएला से इशारा है। बिल्कुल यकीनन आशीष जी, मैं मानता हूं कि देखिए, ये बात नरेंद्र मोदी जी हम लोगों से पहले जानते थे कि अमेरिका से वो डर रहे थे, और यही कारण है कि अमेरिका के राष्ट्रपति के एक फोन पे हम सीजफायर करते हैं। मैं उनकी बात इसलिए मानता हूं कि वो 100 जगह पे, 100 से ज्यादा जगह पे अंतरराष्ट्रीय फोरम पे ये बात कह चुके हैं जिसका खंडन भारत सरकार नहीं कर पाए। भारत सरकार इतनी ही कहती है कि पाकिस्तान ने फोन किया और हमने सीजफायर किया, तीसरा देश नहीं था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी या उनकी सरकार या उनका विदेश मंत्रालय ट्रंप का नाम लेने में आज भी डरते हैं, ये डरा दिखता है। दूसरी बात, जब ट्रंप ने डंडा कर दिया, मैं यही बोलूंगा, डंडा मार दिया पूरी तरह से, और बोला रशिया से तेल नहीं लेंगे, तो इन्होंने कहा रशिया से तो हम तेल लेंगे, कोई डिक्टेट नहीं कर सकता। बोला एक, लेकिन रशिया से तेल लेना कम कर दिया। हमारी जो सरकारी कंपनियां हैं वो तो तेल ले ही नहीं रही है रशिया से। जो कुछ तेल रशिया से ले रहा है, सस्ता तेल और प्रॉफिट कमा रहा है, वो अंबानी है और यूरोप को बेच रहा है। ठीक है। दूसरी बात, और उस अंबानी के तेल खरीदी की वजह से रशिया से पूरा भारत 50% का टेरिफ झेल रहा है। प्रॉफिट किसको, टेरिफ किसको? ये नरेंद्र मोदी सरकार की बहुत बड़ी पॉलिसी है। दूसरी बात, कई अंतरराष्ट्रीय जगह पर भारत को बेइज्जत किया, टैक्स के बाद, उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो आलम हमारे एक
ताकत नहीं है, इसकी ये ब्रिक्स की औकात नहीं है, ऐसी कई चीजें उन्होंने बोली और हम चुप रहे, हम डिफेंड नहीं कर पाए। तीसरी बात, अमेरिका कभी भी किसी लोकतंत्र को बचाने के लिए कहीं आगे नहीं आता। अमेरिका सिर्फ अपने धंधे के लिए सामने आता है। सही कहा वो आपके एम्बेसडर ने, जो जिसका आपने अंग्रेजी में कोट सुनाया। उन्होंने कहा कि जब इराक पे हमला हुआ तो तब बोला गया था कि केमिकल वेपन्स वगैरह है। कहाँ थे केमिकल वेपन्स? कोई केमिकल वेपन नहीं था। सीधा उठ के उन्होंने हमें सद्दाम हुसैन को मरवा दिया, पूरी कंट्रोल कर दिया कंट्री का, और अब ऑयल रिजर्व पे नजर है। हाँ, वेनेजुएला का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व पूरे विश्व में वेनेजुएला के पास है। बहुत अच्छा ऑयल रिजर्व है। एक समय था कि अमेरिका में वेनेजुएला के जो ऑयल रिजर्व थे वो अमेरिकन कंपनी निकाल, जब वहां पे अच्छा खासा डेमोक्रेसी सेटल हो गया तो उन्होंने पूरे ऑयल सेक्टर का नेशनलाइजेशन कर दिया और अमेरिकन कंपनी को बाहर कर दिया। जो अमेरिकन कंपनियां रिफाइन करती थी उसका क्रूड वो बंद हो गया। उन्होंने अपना डेवलपमेंट चालू किया। बड़े बड़े डैम, विश्व के बड़े डैम वेनेजुएला में है, उन्हें इलेक्ट्रिसिटी पे चालू कर दिया। लेकिन आशीष, मैं अपने देश को, अपने देशवासियों को और भी बोलता हूँ, लोग कहेंगे कि वेनेजुएला पे यदि इतना तेल है, वेनेजुएला के पास इतना कुछ है, उसके बावजूद भी वेनेजुएला बैंकरप्ट क्यों हुआ? क्योंकि वेनेजुएला में डिक्टेटरशिप आ गई। और डिक्टेटरशिप कैसी आ गई? क्योंकि वेनेजुएला में जब पैसा आने लगा तो उन्होंने चुनाव जीतने के लिए लोगों को अलग अलग पैसा बांटने लगा। जैसे अपने यहाँ लाडली बहना और किसान सम्मान योजना, जो पैसा लुटाया जा रहा है, 10,000 रुपए अभी बिहार में चुनाव के टाइम लुटाए गए, वो पैसा लुटाते रहे। उसी के साथ वहां पे लगातार एक ही सरकार बनी रही और वो डिक्टेटरशिप में तब्दील हो गई। जब वो डिक्टेटरशिप में तब्दील हो गई तब उस पर सैंक्शंस लगे। उनके गोल्ड रिजर्व जो बाहर थे उसको सीज किया गया। जब बाहर से सैंक्शंस लगे तो उनका ऑयल प्रोडक्शन भी बेचने में उनको तकलीफ आने लगी। और इसी सैंक्शन के तहत वो देश इतना वीक हो गया कि कई लोग निर्वासित होकर बाहर भाग गए क्योंकि देश में खाने को नहीं था। पेट्रोल है लेकिन निकाल के बेचोगे कैसे? क्योंकि आपको अमेरिका बेचने नहीं देगा। ये अमेरिका की दादागिरी है। दूसरी बात, आपने सही कहा कि रूस का सबसे बड़ा दोस्त है, लेकिन आज उसको अलग थलग इसलिए पड़ा। ज्योग्राफिकली, भौगोलिक तरीके से देखा जाए तो वो दक्षिण अमेरिका का एक देश है। अमेरिका को दक्षिण अमेरिका के देश पे हमला करना बहुत इजी है, लेकिन उसको प्रोटेक्शन के लिए रशिया को दक्षिण अमेरिका जाके उसकी मदद करना बहुत मुश्किल है। आज वेनेजुएला ऐसा ही फंसा जैसा यूक्रेन फंसा। यूक्रेन को पूरा यूरोपियन यूनियन मदद कर दिया, हो गया रशिया का, तो अमेरिका पूरे शस्त्र दे पाया। अमेरिका खुद उसमें इंटरवेन नहीं कर पाया क्योंकि एक तो सामने रशिया है और यूक्रेन और रशिया पड़ोसी है, जो अमेरिका के लिए बहुत दूर की कौड़ी साबित होगा। और अमेरिका को पता है कि वहां से वहां जहाज भेजने या अटैक करने में नानी याद आ जाएगी। वो भी जानते हैं अपने लिमिटेशन। दूसरी बात, यदि किसी देश का कोई भी हो, चाहे डिक्टेटर हो, कोई भी हो, किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष को आप उठा के लाते हो, यूनाइटेड नेशंस की शांति सेना थी होती या यूनाइटेड नेशंस का कोई चार्टर होता, यूनाइटेड नेशंस तय करती कि इसको क्रिमिनल ऑफेंस के तहत इसको इंटरनेशनल कोर्ट हेग में ले जाना होगा, और अमेरिका को ड्यूटी देती कि आप उठा के लाओ, तो हम मानते कि पूरा विश्व उनके साथ है। अमेरिका ने प्योरली अपने बलबूते पे किया और अपने प्रॉफिट के लिए किया। अमेरिका के राष्ट्रपति का उसके बाद का वक्तव्य है कि वहां के ऑयल अब हमारी कंपनियां निकालेगी, हमारी कंपनियां के पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, बहुत बढ़िया कंपनियां हैं और हम करेंगे। अमेरिका को वेनेजुएला में एक ऐसी सरकार चाहिए जो अमेरिका की पिट्ठू सरकार हो, जो अमेरिका को पूरा ऑयल अपना रिजर्व एक्सप्लोर करने का कर दे। आने वाले समय में अमेरिका ऑयल सेक्टर में अपनी मोनोपोली चाहता है। वेनेजुएला के रिजर्व ऑयल सेक्टर अमेरिका के अंडर होंगे। सबसे ज्यादा 8th नंबर पे जिसके पास गैस के भंडार, सारे के सारे अमेरिका के कब्जे में आएंगे। इसलिए ये वेनेजुएला पे हमला था। ड्रग तो नाम था, ड्रग लॉर्ड्स को किल करने के लिए कई जगह है। ऐसे ही अमेरिका ने, अच्छा अब भारत में क्या होगा? जैसा उन्होंने कहा कि भारत में कहता हूं डरा हुआ, कल अमेरिका ने यदि भारत के ऐसे ही हमला करके प्रधानमंत्री को उठा ले गया, कौन मदद करेगा भारत की? पाकिस्तान मदद करेगा, बांग्लादेश मदद करेगा, चीन मदद करेगा, रशिया मदद करेगा? कौन मदद करेगा भारत की? लंका मदद करेगा? मुझे एक देश बताओ जो भारत के साथ खड़ा होगा, एक देश।
हमारे देश का दुर्भाग्य है कि वो देश हमारे भारत के लिए क्या करता है, इससे ज्यादा प्रधानमंत्री को सर्वोच्च अवार्ड देके वो टालियां बटोर लेता है। हमें प्रधानमंत्री को सर्वोच्च अवार्ड नहीं चाहिए, तुम्हारे देश का सर्वोच्च सम्मान मत दीजिए प्रधानमंत्री को। हमारे देश के साथ तुम्हारा क्या व्यापारिक संबंध है, हमारा देश क्या करता है? ट्रंप नहीं ले रहा कहीं से अवार्ड, लेकिन ट्रंप धंधा ले रहा है, प्रयास कर रहा है इसके अलावा कि हर इसके देश के अलावा साथ प्रॉफिट में आना है। कुछ कुछ और एस्पेक्ट पे जाना जरूरी है इसमें, कि जरूरी नहीं कि उठाए, ये एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक देश का एक एक्शन तमाम देशों पर साइकोलॉजिकल प्रेशर बिल्ड करता है। दूसरी चीज मैं दूसरी बात कर रहा हूं, उन्होंने एक दुनिया दिया, यदि आप मेरे रास्ते में मेरे हिसाब से नहीं चलेंगे तो मैं आपके साथ क्या कर सकता हूं? वही कर रहा हूं कि जरूरी नहीं हर एक के साथ करे, लेकिन वेनेजुएला में जो हुआ वो कहीं भी हो सकता है, इसको आप नकार भी नहीं सकते हो, क्योंकि एक बार ट्रंप के मुंह में खून लग गया, उसके बाद वो रुकने वाला नहीं है। सीधी सी बात ये वर्ल्ड ऑर्डर को क्यों सताती है, बहुत चिंता का विषय है पूरी दुनिया के लिए, कि अगर ट्रंप के धंधे में कोई आड़े आया, उसका धंधा अगर जो उसने सोचा है नहीं हुआ, तो उस देश के साथ वो कुछ भी कर सकता है। और इसमें जो मैंने कहा था रूस और सबकी भूमिका भाव, वो इसलिए महत्वपूर्ण है, भौगोलिक रूप से बहुत नहीं देखना है, भौगोलिक रूप से वही वेनेजुएला के बगल में क्यूबा बैठा है। और 1962 में जब क्यूबा संकट पैदा हुआ, 1962 में जब अमेरिका ने तुर्की में मिसाइलें तैनात की अपनी, तो रूस ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी, क्यूबा में। और केनेडी वहां पे बैठा था, अमेरिका का राष्ट्रपति, और रूस का राष्ट्रपति तब संयुक्त रूस था, यूएसएसआर। खुश्चेव बैठा था, खुश्चेव राष्ट्रपति था। दोनों की हालत खराब हो गए, यहाँ तुर्की में मिसाइलें थी, वहां क्यूबा में परमाणु हथियारों से लैस मिसाइल। और कैनेडी ने तुरंत जो है बातचीत की पहल की। खुश्चेव, हाँ, उस समय यूएसएसआर ने थोड़ा सा ज्यादा सॉफ्टनेस दिखाई। खुश्चेव ने हॉटलाइन उस समय स्थापित करवा के समझौता कर लिया और मिसाइलें विड्रॉ कर ली। 2 साल में खुश्चेव की, मतलब 1.5-2 साल के भीतर खुश्चेव को रूस की सत्ता छोड़नी पड़ी, अपने देश में पॉलिटिकली इतना वीक हुआ। तो तब भी भौगोलिक रूप से था, क्यूबा में जा करके अमेरिका को काउंटर कर दिया, क्यूबा में खड़ा हुआ अमेरिका को काउंटर कर दिया। आज वो रूस नहीं है, इस बात को दुनिया को समझना होगा। 4 साल से यूक्रेन में मूंग दल रहा है रूस, और आज पुतिन की मजबूरी है। अब दुनिया में एक वक्त में एक साथ ऐसे ही साइकोलॉजिकल नेता है, ऐसे ही अपने दिमाग वाले नेता। वो यूक्रेन में इसलिए मूंग दल रहा है क्योंकि यूक्रेन के ही सहारे अपने देश में अपनी सत्ता बचाए है, कि यूक्रेन से लड़ रहे हैं, उसी के सहारे उसका राष्ट्रवाद है। आज वेनेजुएला के साथ खड़े होने की स्थिति में निंदा के सिवाय कुछ भी नहीं किया, निंदा कर दिया। मतलब यह है कि हम अमेरिका के खिलाफ हैं, अटैक के खिलाफ। ये ज्यादा चिंताजनक है, ये चिंताजनक है। 1989 में इसी अमेरिका ने 1989 में पनामा का शासक था, तब बुश सीनियर अमेरिका का राष्ट्रपति था, बुश सीनियर राष्ट्रपति था, और अमेरिका ने वहां के पनामा के शासक को उठा लिया था अटैक करके। दिसंबर 89 की बात है, पनामा के शासक को उठा लिया। अमेरिका में जो चार्जेज आज मादुरो पे लगे हैं, वही चार्जेज लगे थे पनामा के शासक पर, नेरिगो पर, और 20 साल जेल में रह करके वही मर गया अमेरिका में। तो अमेरिका रूस के, मतलब सोवियत रूस के विघटन के बाद अमेरिका की मनमानी पूरी दुनिया में चालू है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और कोई काउंटर नहीं कर पा रहा है। तो या तो उस सच को स्वीकारा जाए, और नहीं तो उस सच के खिलाफ एक रणनीति बने। 140-43 करोड़ का देश है। मनोज झा की बात सुनिए आप, बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारा कोई स्टैंड नहीं है, पूरी दुनिया का स्टैंड है, हमारा कोई स्टैंड नहीं है, हम चुपचाप बैठे हुए हैं। खैर, नेटवर्क का शायद इशू है, तो फुल फ्रेम नेटवर्क का इशू। चलिए भाऊ आ गए। मैं क्यूबा से लेके और पनामा तक का एग्जांपल देने के बाद आगे बढ़ता हूं। मैं सुन रहा था
मैं सुन रहा हाँ। था। सवाल यह है कि अब अमेरिका, सही शुद्ध हिंदी में मैं कहूं, भारतीय भाषा में, अमेरिका एक खुला सांड हो गया है। जिसको चाहे सिंह मार, जिसकी इच्छा हो सिंह मारता है। और सांड में यदि पागलपन हावी हो जाए तो वो ज्यादा रिस्की हो जाता है। ट्रम्प के आने के बाद वो पागलपन हावी होता हुआ दिखाई देता है। वो किसी की नहीं सुन रहे हैं। माई वे और हाईवे इस हिसाब से चल रहे हैं। उसके सामने जो लोग अपनी बात कह पाते, कुछ हद तक अपनी इज्जत बचा पाते, चाहे यूक्रेन हो, उसने कड़ी बात की, चाहे यूरोप के फ्रांस हो, उसने कड़ी बात की, साउथ अफ्रीका का देश हो, उसने कड़ी बात की। हाँ, एक देश जिससे पूरा विश्व एक्सपेक्ट कर रहा, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, निर्गुट सम्मेलन का जो अगुवाई कर रहा था, लीडरशिप जिसको सही मायने में विश्व गुरु का तगमा तब लगा था हमारे देश में, जब हमने नॉन अलाइनमेंट नेशन का पूरा लीड किया, पूरा ग्रुप को। वो आज सरेंडर है। हमारी हालत इजराइल से भी गई गुजरी है। हम नहीं, डरते हैं इजराइल बोलने के लिए कि लपड़ लपड़ नहीं मार दे। इजराइल तो बहुत ईरान अच्छा ईरान ने इजराइल ईरान सबको। ने क्रिटिसाइज किया। ईरान ने क्रिटिसाइज किया। छोटे छोटे देशों ने क्रिटिसाइज किया। आप इतना तो कह सकते हैं कि भाई ड्रग वगैरह सब अपने जगह सही है। इटाली जैसा तो स्टैंड ले सकते हैं। हम्म, शाइना इब्राहिम, चाइना का ही स्टैंड ले लो। हम्म, हम्म। ये चिंता का विषय है कि कोई भी देश किसी देश को कैसा घुस के उठा सकता है। वो छोड़िए, अभी खबर और बड़ी खबर जल लाइए भैया, खबर अगली लाइए, तो अगली खबर लाइए। वेनेजुएला को भारत देख रहा होगा। भारतीय अमेरिकी आशा जडेजा, ये जडेजा सरनेम भी बताता है गुजराती है, आशा जडेजा ने क्यों दी नई दिल्ली को चेतावनी। अब जरा ट्वीट इनका दिखा दीजिए, फिर आते हैं इस पर। ट्वीट इनका लाइए। ये ट्वीट आप देख रहे हैं, इस ट्वीट का मैं हिंदी रूपांतरण पूरा बता दूं। अमेरिकी सेना के सामने वेनेजुएला के रूसी सैन्य उपकरण पल भर में चकनाचूर हो गए। देखिए, जहां से हम शुरू किए थे, चीजें सब ऐसे ही जुड़ रही हैं। ये भी वही रूस के कि रूस अब कितना काम किसके आएगा। वेनेजुएला के रूसी सैन्य उपकरण पल भर में चकनाचूर हो गए। उम्मीद है भारत देख रहा होगा। हमें यह जानना बुद्धिमानी होगी कि हमारा भला किस तरफ है, हमारे शक्तिशाली मित्र कौन है और कौन नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके नीचे उन्होंने आंकड़ा दिया है, इंडिया अमेरिकन्स और इंडिया रशियंस। ये खबर भारत के लिए, मोदी के लिए इसे चेतावनी लिखा है, खबर में चेतावनी लिखा है, लेकिन मैं इसे धमकी के रूप में देखता हूं कि ये डायरेक्ट धमकी है कि आप अब अमेरिका के सिवाय आपके पास। और ये महिला जो आशा जडेजा है, मैं ये भी बता दूं भाऊ, ये ट्रंप को, ऐसा नहीं कि कोई भी है किसी ने बोल दिया, ट्रंप को सबसे ज्यादा दान देने वाली महिला है कारपोरेट एनआरआई। सेक्टर का, अमेरिकन कारपोरेट सेक्टर का बहुत बड़ा नाम है। बड़ी हाँ। बड़ी मल्टीनेशनल्स में उसमें बहुत हेवी वो है, इन्वेस्टमेंट है। मैं एक बात और बता दूं, हम्म, ट्रंप के इस आक्रमण का अमेरिका के पूरे कारपोरेट वर्ल्ड ने स्वागत किया है। हम्म, सबने। हाँ। वो सिर्फ इसलिए कि हर एक को पता पड़ गया कि वेनेजुएला ने अमेरिकन कंपनियों को रास्ता दिखाया बाहर का, तो वेनेजुएला का क्या हाल हो गया। हम्म, अब अमेरिकन कंपनी जब भी किसी जगह पे इन्वेस्ट करने जाएगी या धंधा करने जाएगी, तो दादागिरी से करने जाएगी, क्योंकि उसके पीछे उसकी सरकार खड़ी है। हमारी सरकार सिर्फ एक ही उद्योगपति के पीछे खड़ी है, वो भी अपने भारत में खड़ी है। अब बाहर जाती है तो जुगाड़ करती है कि इसको दे दो भैया, लंका में जाएगी तो बोलेगा इसको पावर प्रोजेक्ट दे दो भैया। अफगानी उसमें जाएगा, बांग्लादेश में जाएगी तो बोलेगा हमसे पावर इधर ही लगाएंगे, हम कोयला हमारा होगा, जमीन हमारी होगी, पावर आपको मिलेगा, सस्ता मिलेगा, आप हमको पावर खरीदो। ये पूरा कारपोरेट सेक्टर के हाथ में चली गई है सरकार, वहां की भी और भारत की भी। लेकिन दुर्भाग्य, दोनों में बहुत फर्क है, दोनों में बहुत फर्क है। पूरे कारपोरेट सेक्टर के लिए काम कर रहा है, हर उस उद्योग को मदद कर रहा है, और हमारे यहाँ सिर्फ एक उद्योगपति को गोद में लेके चले जा रहे हैं, एक या दो को।
ये फर्क है। और वहां आशा जी ने जो कहा, आशा जडेजा ने, उसने ये आगे उसका जो विस्तृत आप यदि देखेंगे तो उसने ये भी कहा कि रशिया के जो आप रशिया पे इतरा रहे हो ना, जो अभी आपने एग्रीमेंट की है रशिया के साथ, अमेरिकन फौजों के सामने वो जीरो हो गए। भारत को देखना चाहिए कि ब्रेड में बटर कहाँ अच्छा मिल रहा है। नहीं, ये तो खुली धमकी ही है ना कि धमकी है, तुमको भी धमकी है। रूस नहीं बचा पाएगा। ये यही तो कहना है, तुमको भी रूस नहीं बचा पाएगा हमसे, जो या तो अमेरिका के पक्ष में खड़े हो भाई जाओ। देखो, आशीष हाँ, चित्रांशी पूर्वांचल के है, अशोक वानखड़े महाराष्ट्र के है। हमारी बात नहीं समझ में आएंगी मोदी जी को, जडेजा की बात समझ में आ रही होगी शायद, क्योंकि आशा बेन जो है गुजरात की रहने वाली है, ओरिजिनली गुजरात का परिवार है और बहुत बड़ी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट बैंकर है अमेरिका में। ट्रंप को सबसे ज्यादा चंदा देने वाली मतलब कंपनियों में उनके कंपनी का नाम है। और खुलेआम उसको वो क्लियर कट भाषा दिखती है कि आप औकात में रहिए, रशिया से दूर रहिए, हमारे साथ आइए, हम आपको कूड़ा कबाड़ा देंगे, आप खरीदीजिए, वही लड़िए आप। पाकिस्तान चलिए, चीन के भरोसे है, हम किसके भरोसे, हमको ही पता नहीं है। हम अमेरिका में एक टांग लेके बैठे हुए हैं, अमेरिका में जाते हैं बोलते हैं बाप आप ही हो, रशिया वाला आता है बोलता है नहीं नहीं वो तो पिताजी हमने गलत बोला था, पिताजी तो आप ही हो। इनकी हालत नीतीश कुमार जैसी होगी, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे नीतीश कुमार है ये हमारे प्रधानमंत्री जी। मोदी जी आते हैं तो बोलते हैं कि हमने गलती करी, उधर वापस जाके अब तो आप ही के चरणों में है। मोदी जी बिहार चले जाते तो तुरंत थोड़े से अपने तेवर दिखाने का प्रयास करते हैं। जैसी नीतीश कुमार की हालत भारतीय राजनीति में है, वैसी नरेंद्र मोदी जी की हालत अंतरराष्ट्रीय स्तर पे है। यदि मैं बोलूं तो गलत नहीं होगा। राष्ट्रीय नीतीश कुमार है, जिधर जाते उधर हाथ पैर जोड़ना शुरू कर देते। लेकिन वेनेजुएला पे भारत की सरकार की कोई टिप्पणी नहीं आना, ये बहुत बड़ा मुझे लगता है भारतीय विदेश नीति के लिए बहुत बड़ा झटका है। मैं मानता हूं पूरा विश्व देख रहा होगा, लोग छोटे छोटे देशों पे भी देखते हैं किसने क्या बोला। हमने एडवाइजरी दी नागरिकों के लिए। विश्वगुरु बनना चाहते हो तो रोल भी तो अदा करो, कि सिर्फ इस अंध भक्तों के लिए विश्वगुरु हो। कुछ और नहीं विश्व के सब स्तर पे, विश्व के स्तर पे गुरु तो छोड़िए, विश्व के स्तर पे विश्व गिरे हुए लग रहे हैं अपने को, ये गिरे हुए इंसान साबित हो रहे हैं हम विश्व के स्तर यहाँ पे। दुनिया की हालत न पता है, ये सब ये कौन है? आप हम लोग कैमरे माइक पर आते हैं, सब सुनते हैं ना कि भैया किस देश में, तो उन्हें देश भी नहीं पता, कहते बस दुनिया में बज रहा है, दुनिया में किधर बज रहा है डंका, बस बज रहा है दुनिया में। अंतर सबसे बड़ा ये है आज की तारीख में कि अमेरिका और भारत में कॉर्पोरेट की बात भाव ने कही कि दोनों कॉर्पोरेट के साथ हैं। अंतर ये है कि अमेरिका और अमेरिका में ट्रंप वो दुनिया के लिए बुरा भी है, लेकिन वो अपने देश के लिए, अपने देश की इकोनॉमी के लिए कॉर्पोरेट के साथ है। और भारत में नरेंद्र मोदी चुनाव जीतने के लिए कॉर्पोरेट के एक दो प्लेयर्स के साथ है। बस चुनाव जीतना, यहां चुनाव जीतना है, उसे अपने देश की इकोनॉमी दुरुस्त कर दिए। ये सबसे बड़ा फर्क है। इसके बीच में जायज और नाजायज बातें पूरी बिखरी पड़ी हुई हैं और दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा संकट 2026 लेके आया है। हम न्यूज चैनल पर कभी ज्योतिष की जब से शुरू किया, हमने कहा था ज्योतिष और इसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन नए साल पर जितनी रिपोर्ट्स छपी थी, ये शुरुआत ऐसी देख करके ये साल डरावना नजर आने लगा है। बाबा वेंगा से लेकर नास्ट्रेडमस तक ने 2026 को लेकर के बहुत ही चिंताजनक भविष्यवाणियां की है। तीसरे विश्व युद्ध तक की भविष्यवाणी की। हालांकि अभी भी हम भविष्यवाणी और ये ज्योतिष को इस चैनल पर जगह नहीं देते। ऐसा नहीं है कि मानना नहीं चाहिए, जो लोग मानते हैं मान सकते हैं, लेकिन हमारे राजनैतिक विश्लेषण में कम से कम ज्योतिष के सहारे हम विश्लेषण करें, इस पर हम नहीं यकीन करते। हमें देश के, दुनिया के संबंध, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक, ये देख करके विश्लेषण करने की जरूरत है। तो अभी इजाजत दीजिए, लेकिन ये संकट जारी है और ये संकट जारी है तो भारत के लिए भी संकट है, बड़ा संकट है, क्योंकि अमेरिका का आर्थिक हित जैसे वेनेजुएला में जुड़ा हुआ था, वैसे ही भारत में ट्रंप अपना आर्थिक हित दूसरी ओर ओपेक इस देश पूरे विश्व के लिए क्रूड के ऑयल तय करता था। यदि वेनेजुएला का पूरा ऑयल सेक्टर अमेरिका के पास आ गया तो आने वाले समय में अमेरिका रेट खोलेगा और अमेरिका ही तय करेगा
क्रूड क्या रेट में है। दूसरी बात, हमारे यहाँ तेल की सप्लाई टाइट होगी, पूरे विश्व के स्तर पे वेनेजुएला से जो तेल आता है वो रुकेगा, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है विश्व में क्रूड की प्राइसेस फिर आगे जाएगी। ऐसे में जब क्रूड की प्राइसेस बढ़ेगी तो मार भारत को भी पड़ेगी, क्योंकि हमारे यहाँ सरकार 10-10 हजार रुपए चुनाव जीतने के पहले तो देती है, लेकिन क्रूड सस्ता होने के बाद भी 1 रुपया कम नहीं करती, और क्रूड बढ़ता है तो तुरंत कहती है कि पेट्रोलियम कंपनियां फ्री है बढ़ाने के लिए, हम क्या कर सकते हैं। तो महंगाई के लिए तैयार रहिएगा। वेनेजुएला बहुत दूर है, लेकिन मार बहुत अपने को नजदीक पड़ रही है, इसका ख्याल रखिएगा। मार तो लगातार पड़ रही है, बस एहसास नहीं है। एक तरफ एहसास कमतरी है मोदी जी में, वो इसी में परेशान है, उनको इन्फीरियरिटी रहती है, और देश को एहसास ही नहीं है कि उसके साथ क्या हो रहा है। इजाजत दीजिए हमें, फिर आते हैं अगली खबर में। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।